हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। आज हम वेक्टर का क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इसके पहले जो भी वीडियोस आपको मिला है वेक्टर का, उन वीडियोस के हेल्प से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हमने लाया है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ परेशानी हो तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज आपने सिर्फ वेक्टर पढ़ा है। जो सवाल होंगे वहां पे हो सकता है फोर्स है, वेलोसिटी है, तो ये सब चीजें तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो दिक्कत नहीं होगा। हमारा पर्पस इस वीडियो का सिर्फ ये है कि वेक्टर अप्लाई कैसे करते हैं इन तरह के क्वेश्चंस में, ये देखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज प्रॉब्लम्स ऑफ वेक्टर। तो चलिए अब हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन यहां पे आपको फ्लैश हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर टू फोर्स वेक्टर्स। दो फोर्स वेक्टर है, वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अदर ऑफ 12 न्यूटन। दो फोर्स है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन बना रहे हैं हम। एक फोर्स है F1, मान लेते हैं कितना है 5 न्यूटन, और एक फोर्स है 12 न्यूटन, इसको हम F2 मान लेते हैं। अरे खाली मैग्नीट्यूड दिया हुआ, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है ये बोला है। ओके, एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स बी एडेड टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर। बोला किस एंगल पे ये दो वेक्टर्स को आपस में ऐड किया जाए ताकि इसका रिजल्टेंट क्या आए। रिजल्टेंट्स आर 17 न्यूटन, 7 न्यूटन, 13 न्यूटन। ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं? 17 न्यूटन कैसे आएगा? तो मूर्ख आदमी को भी दिखेगा, इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है। यस और नो? सुनो भाई, ध्यान दो, एक बात ध्यान दो। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज आर है, तो हम क्या करते हैं, असल में दो वेक्टर्स का क्या करते हैं, स्क्वायर का सम लिखते हैं, और साथ में क्या लिखते हैं, 2f1 f2 cos थीटा लिखते हैं। बोलो हाँ कि ना? हमको नहीं पता दोनों के बीच का एंगल क्या है, सवाल में नहीं दिया हुआ है, आपको पूछा है कि कितना एंगल होगा। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा। रिजल्टेंट बोला गया है कितना है, रिजल्टेंट कितना बोला गया है? पहला वाला 17 न्यूटन। तो चलिए रिजल्टेंट की जगह 17 लिखिए ना, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? F1 का स्क्वायर, F1 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस 2 इंटू F1 F2 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 60 लिखते हैं। और थीटा हमको पता नहीं है, तो cos थीटा चुपचाप लिखो। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे 17 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 169, प्लस क्या हो जाएगा 120, यहां पर आ जा रहा है cos थीटा। एक काम करो बच्चा लोग, ध्यान दो, यहां पर रूट है, इधर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने आता है कि नहीं आता है? 17 का स्क्वायर 289 बोल रहे, ध्यान दो, थोड़ा सीख लो स्क्वायर कैसे करते हैं। हाँ, तुम्हारा तरीका है, जो भी है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना होता है, जब भी स्क्वायर करना होगा तो तरीका देखिए। 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 जा 49, 4 कैरी रखिए, ठीक है। फिर क्या कीजिए, 1 इंटू 7 7 इंटू 2 14 प्लस 4 18, अब कैरी 1 रखिए ना। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 2, कितना आ रहा है 289। इस तरह से स्क्वायर कीजिएगा, किसी भी दो नंबर का स्क्वायर इस तरह से कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए आते हैं, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, नहीं तो आपसे बहुत कोई आगे बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 289 हो गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, 169 है, माइनस 169 हमने कर दिया, इक्वल टू क्या आ रहा है 120 cos थीटा। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, इसको डिफरेंस निकाल लीजिए, 0 2 और यहाँ पे 1, तो 120, और इधर भी 120 है, डिवाइड कर दीजिए 120 के साथ, दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये कट गया, क्या आ रहा है, cos थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 1। अरे cos थीटा का वैल्यू कब 1 आता है? थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री हो। कब आता है? 0 डिग्री। अब सुन ले भाई, इसका मतलब F1 और F2 में कोई एंगल नहीं है। समझ में आ रहा है? 0 डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है कि F1 अगर ऐसा है तो F2 भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्यों हमने ऐसा बनाया पता है? क्योंकि देखो ध्यान से, F1 का मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, इसीलिए लेंथ जो होता है ना वो इसका मैग्नीट्यूड शो करता है, तो कम लेंथ है। और F2 है, उधर ही है, कोई एंगल नहीं है, मतलब उधर ही है, लेकिन 12 है, तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखाने के लिए हमने लेंथ थोड़ा उसका ज्यादा बनाया। बोले क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखिएगा,
जब भी दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड कर देना होता है, इतना नहीं करना होता है। पहला सवाल बना रहे थे, प्रोसेस पे जा रहे हैं हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखिए, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी दो वेक्टर्स एक ही तरफ होता है तो उसके मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 12 + 5 कितना होता है, 17 होता है। डायरेक्ट सवाल में दिया हुआ था 17, तो आप आंसर सीधा कर सकते थे, क्या दोनों एक ही तरफ है, मतलब 0 डिग्री है एंगल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस तरह से नहीं बनाने का है, इस तरह से नहीं बनाना है आपको। क्लियर है कि नहीं? प्रोसेस बता रहना चाहिए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इसमें, पहला तो एंगल कितना निकल गया, 0 डिग्री। दूसरा दिया हुआ है इसमें 17 न्यूटन के बाद 7 न्यूटन। 7 न्यूटन कब आएगा? तो चलो 7 न्यूटन कब आएगा थोड़ा देख लेते हैं, कैलकुलेशन करके देख लो। अरे भाई यहां पे क्या लिखना है, 7 लिखना है। यहां पे क्या लिखना है, 7 का स्क्वायर लिखना है। और यहां पे क्या लिखना है, 49 लिखना है। क्लियर है कि नहीं? बाकी सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ सेम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे क्या आएगा जरा बताओ, यहां पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। ध्यान दो, यहां पे क्या हो जाएगा, -120 आएगा बेटा। और यहां पे 120 है तो 120 डिवाइड कर दोगे तुम, क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, इसको काट दो, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, cos थीटा का वैल्यू आ रहा है -1। अरे cos थीटा का वैल्यू -1 कब आता है, जब थीटा 180 डिग्री हो। कितना हो, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब एक फोर्स अगर इधर है तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होगा। मान लेते हैं इधर फोर्स F1 है, इधर फोर्स क्या होगा, F2। दोनों के बीच का एंगल देखो कितना है, 180 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो देखो ध्यान से, अब क्या बोल रहे हैं, 12 और 5 का डिफरेंस निकाल के देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। डिफरेंस कब होता है, जब एक वेक्टर का ऑपोजिट दूसरा वेक्टर होता है। क्या होता है, ऑपोजिट। और ऑपोजिट जब दो वेक्टर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। यस और नो, क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। एक वेक्टर उधर है, एक वेक्टर इधर है, दोनों पैरेलल है ऑब्वियसली, लेकिन दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है, और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? तो दिमाग में सेट कर लो। अब ऐसा नहीं बनाना है, हमने आपको बना के सॉल्व करके दिखा दिया, ऐसा हमेशा होगा। इसका मतलब जब भी सर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ रहेगा, अगर रिजल्टेंट उसका क्या है, डिफरेंस है, अगर रिजल्टेंट इन दोनों का डिफरेंस है तो पक्का दो वेक्टर क्या होगा, ऑपोजिट होगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? एंगल क्या होगा यहाँ पे, 180 डिग्री। तो पहला वाला का आंसर कितना आया है, 0 डिग्री। दूसरा वाला का कितना आया है, 180 डिग्री। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। तीसरा में रिजल्टेंट दिया हुआ है 13 न्यूटन। चलिए 13 न्यूटन है, चलिए चेक करते हैं 13 न्यूटन। तो रिजल्टेंट की जगह क्या लिखेंगे, 13। इधर स्क्वायर हो जाएगा तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 169 था और 120 cos थीटा था, ठीक है। 13 का स्क्वायर 3 3 9, 169 ऑब्वियसली, और इधर आ जाएगा 169, तो ये आ जाएगा 120 cos थीटा। तो यहाँ पे आ जा रहा बच्चा 0, क्या आ जा रहा है, 0। 0 इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 120 cos थीटा। जरा बताओ यहाँ पे क्या करोगे, 120 का भी 0 हो सकता है क्या, नहीं। तो मतलब क्या है, cos थीटा आपका क्या होगा, 0 होगा। और cos थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तब cos थीटा 0 होता है। तो ध्यान दो, इस केस को थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक फोर्स ऐसा है और एक फोर्स ऐसा है, नाम दे देते हैं इसका F1, इसका नाम दे देते हैं F2। ये कब होता है, जब ये एंगल 90 डिग्री है, तब इस तरह का कंडीशन है। फॉर्मूला लिख रहे हैं रिजल्टेंट का, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है कि नहीं? कैसे होगा ना, आप पैरेललोग्राम बना लो, इसका डायगोनल है ना पैरेललोग्राम का, डायगोनल ही तो रिजल्टेंट होता है। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे कि सर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और आपको अभी पता है cos थीटा का वैल्यू कितना है सर, थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, फटाक से काट करके क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अगर 0 हो गया है तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या ना सर, बचेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट अंडर। तो ध्यान दीजिएगा F1 कितना है, F1 का मैग्नीट्यूड दिया है 5 और इसका 12, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और यहां से 144, दैट इज रूट अंडर 169। कितना निकल रहा है, 13 न्यूटन। बोलो हाँ कि ना, निकला कि नहीं निकला, यही तो दिया हुआ था। तो याद रखिएगा, जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका ऐसा मत कीजिएगा, इस पूरा हिस्सा को मत लिखा कीजिए, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो सीधा सीधी ये लिखा कीजिएगा,
व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्ट आप इस केस से बना सकते हैं। बोलिए क्लियर है, समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहां पे देखना होगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। पहला दिया है 0 डिग्री, दूसरा दिया है 180 डिग्री, तीसरा दिया है 90 डिग्री। बोलिए क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमने इस क्वेश्चन से सीखा उसको हम एक नोट बॉन्ड बना करके लिख लेंगे। क्या? देखिएगा ध्यान से कि जब कोई वेक्टर, मान लेते हैं ये वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, इधर एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलता है बच्चा? तो रिजल्टेंट होगा ये वाला। आप बोलेंगे कैसे? ना पैरेललोग्राम बनाइए, ये रहा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वही तो रिजल्टेंट होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो दिस इज द रिजल्टेंट वन, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है ना? आर इक्वल टू सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यस और नो का अंडर रूट। क्लियर है? सुनो ध्यान से, 3 केस बना करके पढ़ लो इसको। केस वन क्या है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब सर जिधर ए है बी भी उधर ही है, जिधर ए है उधर ही बी है। तो क्या होगा एक बार चेक करते हैं, देखिएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो हम यहां लिखने जा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 छोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है? ए प्लस बी। ध्यान दे यार, रिजल्टेंट क्या हो गया? ए प्लस बी। बोल रहे हैं दो वेक्टर्स को ऐड हम कर देंगे सीधा सीधी, जब ये दोनों वेक्टर्स किधर होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा। यही तो बात कर रहे थे, प्रूव कर दिए। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा केस को समझिए। केस टू मान लेते हैं थीटा क्या है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब एक वेक्टर अगर इधर है तो दूसरा वेक्टर ऑब्वियसली इधर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बोलिए क्लियर है? यहां पे क्या था? दोनों सेम तरफ था। अगर ए वेक्टर ये था तो बी वेक्टर भी इधर ही था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दोनों सेम था। क्लियर है कि नहीं है? अभी क्या बोल रहे हैं? ऑपोजिट है, मतलब एंगल 180 डिग्री है। तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा। तो यहां से आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? -2ab और अंडर रूट लगा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी का ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या होता है ना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a माइनस बी। तो देखिएगा रिजल्टेंट क्या आया? दो वेक्टर्स का डिफरेंस। क्या आया? दो वेक्टर का डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ऑपोजिट रहने से क्या होगा? डिफरेंस होगा। आगे बात कर लेते हैं, तीसरा एक केस आपने पढ़ा है उसको भी देख लेते हैं ना। केस नंबर 3, ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर और एक वेक्टर उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये है बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो यहां पे क्या करना होगा आपको? अभी वैसे हम दिखा दिए थे, फिर दिखा देते हैं ना। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू हमेशा 0, तो छोड़ दीजिए, क्या बचेगा यहां से? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा अंडर रूट। बोलिए क्लियर है कि नहीं? और कुछ कर सकते हो इसमें? कुछ नहीं कर सकते हो, छोड़ दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये 3 केस आप अलग से याद रख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेम डायरेक्शन होगा, ऐड कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, डिफरेंस निकाल देंगे, 90 डिग्री होगा, तो डायरेक्ट आप क्या बैठाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम आपको यहां दिखेगा, ठीक है? यहां दिखेगा या यहां दिखेगा, आपको दिख जाएगा। आप पढ़िएगा उसके बाद हट जाएगा, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। तो पहले आप देख लीजिए, ठीक है? गिवन दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, 3 वेक्टर का सम क्या है? 0 है। तीनों वेक्टर का सम क्या है? 0 है, ठीक है? आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, एक वेक्टर है सी वेक्टर। तीनों का वेक्टर का सम करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। ये क्वेश्चन बोला है, बोल रहा है इनमें से जो 2 वेक्टर है वो क्या है? आपस में सेम है।
मैग्नीट्यूड इक्वल है बोल रहा है, डायरेक्शन तो सेम नहीं है। क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, मैग्नीट्यूड इक्वल है। And the magnitude of the third vector is root 2 times of the either of the two vectors having equal magnitude. लेट हम मान लेते हैं कि ये जो a वेक्टर दिख रहा है इसका मैग्नीट्यूड तू मान ले x है, b वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या मान ले x है, दोनों इक्वल है बोला है तो मान लिया। तो बोल रहा है थर्ड जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ना, √2 टाइम्स ऑफ x होगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? √2 टाइम्स ऑफ x होगा, ये बोला है √2 टाइम्स होगा आइदर ऑफ द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। जिन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है उनका √2 टाइम्स होगा थर्ड वेक्टर, ठीक है, का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं। देन द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स आर गिवन बाय। तो फिर वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा? सोचिए, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। चलो एक काम करते हैं, ये एक वेक्टर हमने बनाया, समझिएगा ध्यान से, ये एक वेक्टर हमने बनाया, ध्यान से समझिएगा। इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका भी मैग्नीट्यूड x है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। तो तीसरा वेक्टर क्या है बोल रहा है? √2x। तो यहां पे हमने बनाया रिजल्टेंट, ये √2x। क्या ये पॉसिबल है इस तरह का? पाइथागोरस पढ़ा है कभी जीवन में? पढ़ा है। अगर ये x है, ये x है, तो ये क्या होगा? √2x होगा। लेकिन ये इसके लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? इसको अब 90 डिग्री होना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तब तो पाइथागोरस लगाएगा, ऐसे ही पाइथागोरस लगा दोगा। समझ में आ रहा? दिमाग में वहीं पे आया, √2 देख करके ही तेरा दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम कह रहे हैं कि एक, देखो ध्यान से, एक वेक्टर तुम एक काम करो, ऐसे बना दो, इधर से बनाओ, इधर से बनाओ, जिधर से भी बनाओ, चलो इधर बनाते उल्टा। ये ए वेक्टर है, इधर गिरा, और ये क्या है? बी वेक्टर है, मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कितना बना दिया हमने? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? क्यों? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? x है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ये भी हमने मान लिया है x है। तो √2x किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा? √2x किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा? इसका हाइपोटेन्यूज का। और ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा? अरे देख ध्यान से, ये क्लोज्ड सर्कल है, ध्यान दे रहा है? क्लोज सर्कल ध्यान दे रहा है? नहीं, फिर बनाते हैं, कोई बात नहीं, जब तक तेरे को समझ में नहीं आएगा तब तक बनाएंगे। देख ध्यान से, क्लोज सर्कल बोले, क्लोज ट्राइंगल, मुंह से निकल गया सर्कल। क्लोज ट्राइंगल असल में क्या बोल रहे हैं? ऐसा मान ले एक ए वेक्टर है, ठीक है, ये मान ले तू क्या है? ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये x है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? x है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है। क्लियर है? तीसरा वेक्टर कैसा जाएगा? ऐसे जाएगा कि ऐसे आएगा? सवाल ये है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ये वेक्टर ऐसा जाएगा कि ऐसा आएगा? ऐसा जाएगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं आएगा, ऐसे आएगा। ये है क्लोज्ड ट्राइंगल। क्या है? क्लोज्ड ट्राइंगल। सवाल दिमाग में ये आएगा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तीनों वेक्टर का सम कितना दिया हुआ है? 0। याद रखिएगा ये चीज, तीनों वेक्टर को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? 0, इसीलिए क्लोज्ड होगा। नहीं तो क्या होता? कुछ भी होता ना यहाँ पे यार, कुछ भी होता ना तो क्या करता तू? वैसा करता जो तुमने पढ़ा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? कभी भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी साइड्स हो, कितने भी वेक्टर हो, उनका सम अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए तो वो क्या बनेगा? क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा। यहाँ पे ट्राइंगल है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉलीगॉन पढ़ाया ना? सभी वेक्टर्स को ऐड करने के बाद सम अगर 0 आया तो इसका मतलब क्या है? वो क्लोज्ड है, पढ़ाया हुआ है यार, ठीक है। तो फिलहाल ये 3 वेक्टर है, एक वेक्टर तो ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, और एक वेक्टर ये है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? √2x है। बोल क्लियर है कि नहीं? आपसे क्या पूछा है? सिंपल एक सवाल पूछा है, इन सभी वेक्टर्स में के बीच में आपस में एंगल कितना है? तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये तो एक आंसर मिल चुका है। अब देख, बी और सी के बीच का एंगल कितना है? ये देख बी है और ये क्या?
सी है, इसके बीच का एंगल ये कितना होगा? समझ में आ रहा है? बिना मैथ्स का फिजिक्स नहीं हो सकता। इफ दिस इज 90 डिग्री, इफ दिस इज 90 डिग्री एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, इसका मतलब इसका ऑपोजिट जो एंगल है इसके ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा। अरे प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दिया हम, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो इसका ऑपोजिट एंगल और इसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दी। तो बच्चा बताओ, अगर ये 90 है तो बचा कितना? 90 बचा, टोटल 180 होता है, तो ये कितना होगा? ये 45 होगा और ये भी कितना होगा? 45 होगा। बच्चा आप ध्यान दे, ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसमें से अगर ये 45 है तो ये बचा कितना? 135 बचा। समझ में आ रहा है? तो बी वेक्टर और सी वेक्टर का बीच का एंगल कितना? 135 डिग्री। 135 डिग्री। बोले क्लियर है कि नहीं? अब चलिए सी वेक्टर और ए वेक्टर का बीच का एंगल देखना है, ये वाला है एंगल। क्लियर है कि नहीं? अरे ये भी तो टोटल कितना होगा? 180 होगा, जिसमें से आपको दिख रहा है एक क्या है? 45 डिग्री, तो दूसरा वाला क्या होगा? 135 डिग्री। लेकिन अगर इस लाइन को ऐसे नहीं बना के हम ऐसे बनाएं तो कुछ चेंजेस आएगा क्या? देखिए तो जरा, क्या अगर ये एंगल पूछा जाए तो क्या कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं, सेम ही है। हमेशा ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा? 135 ही होगा। टेंशन नहीं, दोनों चेक कर लीजिएगा भाई। हमें ये क्यों बताएं? हमारा तो आंसर आ गया था 135, छोड़ देते, लेकिन तू गलत करता दूसरा क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये वाला भी चेक कीजिएगा, ये वाला भी चेक कीजिएगा, सेम आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको समझ में आ गया तो आंसर क्या होगा? 90 135 135। तो आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी है 90 135 135। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप। एक वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू एक और वेक्टर है जो कि क्या है? 6i कैप प्लस 8j कैप। आपसे बोला जा रहा है देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपको क्या करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? सिंपल, जोड़ने का तरीका क्या है? अरे आई को आई के साथ जोड़ देना और जे को जे के साथ जोड़ देना। अगर के रहता तो के को के के साथ जोड़ देते हम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिलहाल आपको दिख रहा है 4i कैप प्लस 6j कैप, तो क्या हो जाएगा? 10j कैप बोल दिए, जे कैप नहीं है। क्या बोल रहे हैं? 4i कैप प्लस 6i कैप कितना हो जाएगा? 10i कैप। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। प्लस में 8j कैप है और माइनस में 3j कैप है, कितना होगा? प्लस 5j कैप। बोले क्लियर है? तो ये निकल गया आपका कौन सा वेक्टर? ए प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये निकल गया। आपको क्या बोला है? मैग्नीट्यूड निकालने, और आपको क्या बोला है? डायरेक्शन निकालना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है बच्चा लोग? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। हमको तरीका पता है कि आई के पहले जो दिख रहा है उसको लिख करके क्या करना है? स्क्वायर। जे के पहले जो दिख रहा है उसको लिख करके स्क्वायर करना। अगर के पहले कुछ रहता तो उसको भी लिख करके स्क्वायर कर देते और अंडर रूट निकाल देते हम। कितना हो जाएगा? यहां से 100 प्लस यहाँ पे 25, क्या रहा है? 125। बच्चा कितना आएगा? क्या आ जाएगा यहां से? 5 इंटू 5 इंटू 5। यस और नो? तो क्या आ जा रहा है यहां से? 5√5। यस और नो? 5√5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। जब भी डायरेक्शन निकालना होता है ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है। क्लियर है? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आपको दिख रहा है जो कि क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका एंगल देखते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो हम यहां क्या लिखते हैं? अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या लिखते हैं डायरेक्शन के लिए? tan अल्फा इक्वल टू, बाबू ध्यान दो, यहां पे सिर्फ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है कि नहीं? हमने आपको बताया था कि जब 3D वेक्टर हो तब प्रॉब्लम है, तब क्या निकालते हैं? डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन यहां दो ही चीज है, क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कुछ नहीं टेंशन लेने का तेरे को, क्या करने का? यहां पे सीधा सीधी y/x लिख देने का। क्या लिखना का?
y बाई एक्स, मतलब y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, या फिर आप ऐसे लिखेंगे अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यहां से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, बोल y कंपोनेंट कितना है, a प्लस बी वेक्टर का ना, a प्लस बी वेक्टर का y कंपोनेंट, a प्लस बी वेक्टर का y कंपोनेंट कितना है रे, 5 है रे, 5 डिवाइड बाय क्या दिख रहा है 10, 5 डिवाइड बाय 10 इज 1/2, तो tan इनवर्स कितना हो जा रहा है 1/2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? वैल्यू आएगा इसका, कुछ नहीं पता है, नहीं पता तो छोड़ देना। कितना है डायरेक्शन, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, बात खत्म, आंसर यहीं पे छोड़ देने का। ऑप्शन है कुछ क्या, ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 5√5, और डायरेक्शन क्या है tan इनवर्स 1/2। बोलिए क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, देखना वो घर बसा के ही ना आ जाए, कोई ठीक नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अ ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड। तो डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी तरह हम कंसीडर करते हैं। आप कुछ और भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी से सवाल बनेगा, हम ये मान के चलते, ये स्टैंडर्ड तरीका है मानने का। दैट्स इट। नाउ अ ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ के तरफ चल रहा है, एक ट्रक किधर चल रहा है, नॉर्थ के तरफ चल रहा है भाई, नॉर्थ यही है नॉर्थ, यही है नॉर्थ, किधर चल रहा है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहां पे बनाते हैं, फिर यहां चिपका देंगे, ठीक, समझ में आ रहा कि नहीं यार? तो नॉर्थ की तरफ गया, वेलोसिटी कितना वेलोसिटी है, मान लेते हैं एक वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड बोल रहा है, ठीक। अब क्या हो रहा, टर्न्स वेस्ट, किधर घूम मुड़ जाता है, वेस्ट की तरफ, वेस्ट किधर है, इधर है, तो वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। एट द सेम स्पीड, स्पीड अभी भी सेम है, तो अभी भी स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको मान लेते हैं वेलोसिटी 1, इसको मान लेते हैं वेलोसिटी 2, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहला ट्रेवल में इसको मान लेते हैं वेलोसिटी 1। तो देखिएगा अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, यहां पर ओरिजिन यहां है आपका, क्लियर है कि नहीं, यहां पर शिफ्ट कर दिए, इसको मान लेते हैं वेलोसिटी 1 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है कि नहीं? और एक किधर है, वेस्ट की तरफ है, तो यहां से आप डायरेक्ट, आपको पता है पैरेलल शिफ्टिंग इज पॉसिबल, इसको उठा करके आप यहां पे ले सकते हैं, यस और नो। तो इसको उठा करके हम यहां पे लेके आ गए, मान के चलिए ये है वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, इज v2, v2 कितना है, सेम है 20 मीटर पर सेकेंड ही, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। सवाल कह रहा है द चेंज इन इट्स वेलोसिटी बी, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, चेक करेंगे, निकाला जाए, ध्यान दिया जाए, ध्यान। अब सुनिएगा ध्यान से, आपके पास ये एक वेक्टर है, आपके पास ये एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको दिख रहा कितना है, 90 डिग्री, क्लियर है कि नहीं? चेंज निकालना आपको, क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना। चेंज इन वेलोसिटी को इस तरह से, वेलोसिटी को तो v लिखते हैं, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डेल्टा v। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और चेंज इन वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो पहला वेलोसिटी जो है उसका वेक्टर फॉर्म पे लिखना होगा, और माइनस करना होगा दूसरा वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म, यस और नो, वेक्टर फॉर्म को, ये दोनों जो है वेक्टर नहीं है, क्या है, खाली मैग्नीट्यूड दिख रहा है तेरे को। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहला बात तो ये, ठीक है सर। चलिए एक काम करते हैं, तो v1 को लिखने का कोशिश करते हैं वेक्टर फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा। तो v1 क्या है, कितना सर, 20 है, तो मैग्नीट्यूड हो गया 20, डायरेक्शन क्या है, किधर जा रहा है, ऊपर, y नॉर्थ की तरफ जा रहा, तो ये y एक्सिस है, अगर y एक्सिस है तो इसको क्या लिखते हैं, j कैप, बोलो हाँ कि ना। चलो उसी तरह से v2 के बारे में बात किया जाए अगर, तो v2 वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है सर, 20 ही है, कितना है, 20 ही है सर, 20 ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है सर, एक्स एक्सिस, लेकिन प्लस एक्स एक्सिस होता है अगर तो क्या लिखते हैं, आई कैप, लेकिन किधर है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप, इसको घुमा फिरा के ऐसे लिख लेना, -20 आई कैप। बोलिए क्लियर है कि नहीं? वही तो डायरेक्शन, हमने ये बात लिखा, बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? अब ये जो डाटा आपको मिला है यहां चिपकाइए, क्लियर है कि नहीं?
सो V1 इज हाउ मच 20 जे कैप, समझ में आ रहा है, माइनस है, माइनस लिख दिया, डिफरेंस मतलब माइनस लिख रहे हैं, और यहां पे क्या है V2 क्या है -20 आई कैप, चेक कीजिएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, आई कैप को पहले लिखा जाता, लिख दिए, फिर क्या है +20 जे कैप, बोलिए क्लियर है। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी। कोई दिक्कत किसी को, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया है। आपसे अगर पूछा किधर है, फंस जाएगा तू, किधर है, ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, आई में भी है और जे में भी है, लेकिन किधर है, किधर है, देख ध्यान से, ये आया कहां से, फिर देखना पड़ेगा तेरे को, आया कहां से। सर हमने देखा V1 वेक्टर को और हमने देखा माइनस ऑफ V2 वेक्टर को, माइनस ऑफ V2 वेक्टर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, तो V1 सर इधर है V1 वेक्टर, इधर है V1 वेक्टर, और तुमने इधर लिया है क्या V2 वेक्टर, बोलिए क्लियर है कि नहीं। लेकिन यहां पे तुम क्या कर रहे हो, माइनस कर, किसको माइनस कर रहे हो, V2 को, तो V2 का माइनस लो, इधर इधर क्या होगा -V2 वेक्टर, बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं, क्या होगा -V2 वेक्टर। तो अगर इधर V2 वेक्टर है तो इधर क्या होगा उसका नेगेटिव -V2 वेक्टर, इधर V1 वेक्टर है तो उसका उल्टा तरफ क्या होगा -V1 वेक्टर, लेकिन उसको माइनस हमने नहीं किया है ना, उसको अगर माइनस करता तो वो लेता। अब देखिए ध्यान से, आपके पास दो वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होता है, इधर होता है, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर चाहो तो डायरेक्शन निकाल सकते हो, डायरेक्शन क्या होगा, यहां से एंगल निकाल दो, इसको मान लो क्या है अल्फा है, निकालो जरा फटाक से, चेक करेंगे हम, यहां पे ना डायरेक्शन देख रहे हैं, डायरेक्शन देखना है हमें, तो डायरेक्शन अभी सिर्फ दो ही एक्सिस है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्या करते हैं ना tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट ऊपर की तरफ दिख रहा है तेरे को, ऊपर की तरफ V1, ऊपर की तरफ V1 कितना है 20 है, और नीचे सॉरी नीचे मतलब ये -V, अरे भाई वही है, कितना है बोलो जरा 20 ही है, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन मत देख लेना, -x लिखा -V2 लिखा हुआ मतलब -20 मत लिख देना, वो डायरेक्शन दिखाए हैं हम, क्लियर है कि नहीं। तो यहां से कट के कितना आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1, या फिर आप बताइए tan इनवर्स 1 या tan अल्फा, tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, बोलिएगा जरा 45 डिग्री में, तो याद रखिएगा अल्फा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 45 डिग्री, बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और जो रिजल्टेंट क्या है ना चेंज इन वेलोसिटी होगा, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं आप, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आप यहां सिर्फ क्या निकाले चेंज इन मैग्नीट्यूड निकाले, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना पड़े मतलब क्या निकालना पड़े डेल्टा V वेक्टर का मोड निकालना पड़े, तो क्या करोगे यार 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट लगा दोगे, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आई के पहले जो है जे के पहले जो स्क्वायर करें, यहां से कितना आ जाएगा 400, यहां से कितना आ जाएगा 400, ये रूट लग जाएगा, तो 400 400 कितना हो गया 800, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहां पे इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है 8 × 100, देखो बेसिक सिखा रहे हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, आप जब एडवांस बहुत कैलकुलेशन तेज हो जाएगा तो आप करते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 100 से कितना निकलेगा बच्चा 10 निकलेगा, 10 निकलेगा, 8 का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2, समझ में आ रहा है, मतलब 2 × 2 से एक 2 निकल जाएगा बाहर और एक √2 बच जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है 20√2, ये आएगा क्या चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछे तो यहीं पे आंसर होना चाहिए, चेक करेंगे ऑप्शन, अच्छा डायरेक्शन पूछ रहा है ना, डायरेक्शन पूछ रहा है, ओ पूछा नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हमारा जो डायरेक्शन हमको दिख रहा है क्या है, ये है ईस्ट है, और ये क्या है नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट देखिए कहीं पे है, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो इस तरह से आप बना नहीं सकते, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या चेंज कर सकते हैं आप, अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो चेंज कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं, क्या हो सकता है यहाँ पे मेरा जो आया है ईस्ट एंड नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, ये डायरेक्शन आ रहा है मेरा, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर जा रहा है और एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, वो मत देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है और एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, इसका उल्टा करना पड़ेगा, माइनस है बीच,
क्लियर है कि नहीं? अगर प्लस होता ना तो हम ये देखते हैं कि एक इधर जा रहा और एक इधर जाता तो बीच में देख लेते हैं, वैसा नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस यहाँ पे अगर रिवर्स कर दो, अरे V2 माइनस V1 कर दो तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो कई बार फंसिएगा। आप ऑप्शन देखिएगा, जब मैच नहीं कर रहा तब फिर आगे बढ़िएगा। क्या कर रहे हैं अब ध्यान दीजिए, हमारा जो आंसर आया वो ऑप्शन में कहीं नहीं है, लेकिन हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है कि नहीं? जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा हमने सॉल्व किया, लेकिन चूंकि ऑप्शन में हमारा आंसर नहीं है तो हम आगे बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और आगे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग। तो चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया आपसे। अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया है तो V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर करने के जगह में अगर आप क्या करें, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, ये भी तो कर सकते हैं। हमको क्या पता कि V1 वेक्टर ज्यादा है कि V2 वेक्टर ज्यादा, हमको तो नहीं पता, कोई बोला भी नहीं है इसमें। तो V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर करके देख लिया, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। एक बार उसका उल्टा चेक कर लेते हैं, क्या ना V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर करके देख लेते हैं, हो सकता है मैच हो जाए। चेक करते हैं। तो V2 वेक्टर हमारा क्या है, -20i कैप है, फिर माइनस क्या है V1 वेक्टर कितना है 20j कैप है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब तुम ध्यान दो, अब तुमको ध्यान देना पड़ेगा इसका डायरेक्शन में प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड तो आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डायरेक्शन में इश्यू आया था ना, तो डायरेक्शन को हम बनाने का प्रयास करते हैं। जस्ट चेक इट आउट। ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ध्यान दीजिएगा, V2 वेक्टर कहां है, तो V2 वेक्टर ये है। समझ में आ रहा है? दिस इज V2 वेक्टर। V1 वेक्टर कहां है सर, ऊपर की तरफ है, लेकिन यहां क्या है -V1 वेक्टर। -V1 वेक्टर मतलब इधर अगर V1 वेक्टर है बच्चा तो उसका ऑपोजिट साइड में क्या होगा, -V1 वेक्टर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इसके बीच से कहीं होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो एंगल है, ये एंगल तुम आराम से निकाल सकते हो। कितना होगा एंगल? एंगल निकालने का तरीका वही है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। आप क्या करोगे एंगल निकालने के लिए, एंगल निकालने की क्या करोगे, डायरेक्शन के लिए एंगल निकालोगे, दैट इज tan अल्फा। अगर ये अल्फा है तो दैट इज y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट का मतलब ये क्या है V1 कितना है, V1 कितना है 20। मैग्नीट्यूड का मतलब रखो, खाली सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखना। बाय एक्स कंपोनेंट भी कितना है 20 कट जाएगा 1 आएगा, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जितना था उतना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डायरेक्शन में प्रॉब्लम था कि किधर, ऐसा करके कोई डाटा दिया नहीं है, डायरेक्शन लिखा है। तो ध्यान दो, डायरेक्शन किधर है, वेस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट करके कुछ होगा तो चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन डी में तो है साउथ वेस्ट। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना, मैग्नीट्यूड। अरे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, -20 दिख रहा है तो -20 का स्क्वायर करो, फिर -20 का स्क्वायर करो बच्चा, तो जो अभी थोड़ा देर पहले आया था वही आएगा ना। -20 का स्क्वायर 400 होता है, -20 का स्क्वायर 400 आता है, तो क्या आ जाएगा 20√2। बोलो क्लियर है कि नहीं? और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो 20√2 मैग्नीट्यूड आएगा चेंज इन वेलोसिटी का, और डायरेक्शन क्या आ जाएगा साउथ वेस्ट। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन डी, या तो साउथ वेस्ट होगा, या तो ईस्ट नॉर्थ होगा, या नॉर्थ ईस्ट होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में नहीं है तो उसका उल्टा होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? बिल्कुल सही है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। 2 यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उन दोनों यूनिट वेक्टर का अगर सम करते हैं तो जो वेक्टर आता है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 1 ही है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्चुअली कितना होता है, 1 होता है, सबको पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो हम 2 यूनिट वेक्टर मान लेते हैं पहले। लेट n1 कैप एंड n2 कैप आर 2 यूनिट वेक्टर्स। अरे 2 यूनिट वेक्टर्स हमने मान लिया, कैप होता है, कैप लगाते हैं, n1 कैप और n2 कैप। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, सम बोला गया है, सम, इन दोनों का सम बोला गया है। एक काम करते हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, तो इन दोनों का सम को हम लिखते हैं NS, S का मतलब सम हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, सम यूनिट वेक्टर इक्वल टू n1 कैप प्लस n2 कैप। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सम, और सम दिया हुआ कितना है, ये भी एक यूनिट वेक्टर होता है, बोल रहा है। दोनों का सम भी क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। क्यों? यहां पे बोला है मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 किसका होता है, यूनिट वेक्टर का ही होता है।
यूनिट वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, उसको तुम क्या बोल दो फटाक से कान में जाके, ए तू यूनिट वेक्टर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो उसके कान में जाके बोल दो कि तू यूनिट वेक्टर है। ध्यान रखना इस बात को। चलिए आगे बात करें। अगर हम यहां पे इसका स्क्वायर कर दे भाई तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? तो यहां से आ जाएगा आपका n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस 2n1 n2 cos थीटा। अरे ये cos थीटा क्या है? थीटा क्या है? अरे n1 और n2 के बीच का एंगल है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? n1 यूनिट वेक्टर और n2 यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल है, तो एंगल निकालना पड़ेगा। वो जो आप सोच के चलते हैं ना आई कैप, जे कैप और के कैप, सिर्फ यही दुनिया में यूनिट वेक्टर नहीं है, वो सबको क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसके अलावा भी दुनिया में यूनिट वेक्टर हो सकता है। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। चलिए बात करते हैं। देखो बच्चा, इसका रिजल्टेंट दिया हुआ है, सम क्या होता है बोला है? यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो हम यहां लिखते हैं 1 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, अगर ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, 1 का स्क्वायर है। ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 ही होगा, प्लस 2, इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका पता नहीं, यही तो पता करना है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? इधर 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। देखो ध्यान से, इधर रूट है, इधर फिर से स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 प्लस 2 cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। ध्यान दो, तो ये एक और एक 1 काट दो, क्या बच रहा है रे? क्या बच रहा है बच्चा लोग? ध्यान दो, यहां पे कुछ नहीं बचा, मतलब 0। यहां पे क्या बचा? 1 प्लस 2 cos थीटा। यहां पे डायरेक्ट लिख दे क्या? ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और 2 नीचे जाएगा, तो यहां से सीधा सीधे लिख रहे हैं cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। अरे cos थीटा का वैल्यू -1/2 कब होता रे? जब थीटा का वैल्यू कितना होता है? 120 डिग्री। अब बच्चा लोग कोई बोलेगा सर हमको पता नहीं है, तो मार के मुंह फाड़ देंगे। पूरा बढ़िया से बेसिक मैथ में पढ़ाया हुआ है, याद रखिएगा इस बात का। क्लियर है कि नहीं? cos थीटा का वैल्यू -1/2 कब होता है? जब 120 डिग्री एंगल होता है। मतलब ये जो दो वेक्टर आपको दिख रहा है बाबू, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना निकाला तू? 120 डिग्री। अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे ना 90, तो 90 हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं। आई जे के इस तरह का देता तो हम मान लेते सीधा सीधी क्या 90 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर है? दो वेक्टर्स के बीच, यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल अभी कितना है? 120 डिग्री। अब सवाल में ये बोला है देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज, डिफरेंस निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज। तो डिफरेंस को हम मान लेते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस को हम मान लेते हैं एन डी। कोई दिक्कत? ये एक वेक्टर हमने मान लिया, तो डिफरेंस यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक वेक्टर को मान लेते हैं एन। देखो फिर से वही सवाल कि क्या करोगे तुम? n1 वेक्टर माइनस n2 वेक्टर करोगे कि n2 वेक्टर माइनस n1 वेक्टर करोगे? यही परेशानी। डिफरेंस बोला है ना आपको, डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? n1 वेक्टर माइनस n2 वेक्टर भी कर सकते हैं, n2 वेक्टर माइनस n1 वेक्टर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो हम लिख रहे हैं n1 वेक्टर माइनस n2 वेक्टर। चलो ये इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? अरे इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है डिफरेंस निकालने का मतलब क्या है? चलो चलो छोड़ो छोड़ो, देखो ध्यान से, अगर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकलेगा? ना सर n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ना n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर क्या करोगे? माइनस लिखोगे। बोलो यस और नो? हमने डिफरेंस ऑफ वेक्टर पढ़ाया है, हमने डिफरेंस ऑफ वेक्टर पढ़ाया है, याद रखिएगा। सम ऑफ वेक्टर्स जब रहता है ना तो यहां पे क्या होता है? n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस 2n1 n2 cos थीटा। लेकिन डिफरेंस ऑफ वेक्टर जब रहता है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर, तो यहां क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। हमने ये बात को प्रूफ कराया है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां लिखेंगे 2n1 n2 cos थीटा। बोलो थीटा का जगह कितना लिख देंगे रे? 120। तेरे को मालूम है रे दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? तू इधर पता किया 120। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे देखो, तो डिफरेंस कितना पूछा है? अरे रूट मत लगा, रूट अगर लगा दिया तो इधर स्क्वायर छोड़ देने का। क्लियर है कि नहीं है? तो एन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 है बाबू, 1 का स्क्वायर 1, n2 इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 इंटू 1 छोड़ दिए, cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, इसका रूट लगा दी। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा यहां से 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 2 हो गया। देखिए माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। ये 2 और 2 कट गया बच्चा, कितना आ गया यहां से? 1। तो यहां से क्या आ रहा है? ना √3 आ रहा है।
कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3। क्या ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। टू फोर्सेस F1 इक्वल टू 1 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 2 न्यूटन act along the line x equal to 0 and y equal to 0 respectively, then the resultant of the forces would be, ध्यान से देखिए। तो दो फोर्सेस है, एक है आपका F1 जो कि कितना है 1 न्यूटन, एक फोर्स है F2 जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 न्यूटन। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ये किधर काम कर रहा है, बोल रहा है along, अरे बोलो रे, along क्या लिखा हुआ है, along x एक्सिस। अरे F1 इक्वल टू 1 न्यूटन along लाइन x इक्वल टू 0, along x इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। और F2 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है along y इक्वल टू 0। तो समझना पड़ेगा यहां पे थोड़ा मैथमेटिक्स से। देखिएगा x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0 कब होता है, y एक्सिस में x इक्वल टू 0 होता है। तो जब भी x इक्वल टू 0 लिखा हुआ रहे तो याद रखिएगा उस किसके बारे में बात हो रहा है, y एक्सिस के बारे में बात हो रहा है। और जब y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अरे y 0 कब होगा, जब x एक्सिस हो। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा लोग, क्लियर है कि नहीं? तो आप अगर इन फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे ना, सर F1 वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है, सर 1 है। डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन देखिए किधर है, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब क्या होता है, j कैप। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा? उसी तरह से F2 वेक्टर का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और x एक्सिस इसका मतलब होता है, x एक्सिस का मतलब क्या है, i कैप। कितना है मैग्नीट्यूड 2 दिख रहा है तो 2i कैप। बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा? देखिएगा ध्यान से। अब हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। i की तरफ क्या है, मतलब x एक्सिस की तरफ क्या है, 2i कैप है। y एक्सिस की तरफ क्या है, ओनली j कैप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे 1 j कैप का मतलब वही हुआ यार। तो इधर क्या है आपका F2 है, F2 वेक्टर है, और इधर क्या है आपका F1 वेक्टर है। क्लियर है? सवाल में क्या बोल रहा है देखिएगा, देन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस वुड बी, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा होगा, दिस इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर पहले निकाल लीजिए। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेगा, सर दोनों को ऐड कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा ना सर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर कर दीजिए। तो F1 वेक्टर कितना है, F1 वेक्टर है j कैप और F2 वेक्टर है 2i कैप। तो अरे आगे पीछे लिख रहे हैं 2i कैप प्लस j कैप, ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड पूछे रिजल्टेंट वेक्टर का तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो गया 4 प्लस 1 दैट इज √5 हो जाएगा। वैसे पूछा है कि नहीं पूछा है, नहीं पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने बता दिया आपको। क्लियर है कि नहीं? डायरेक्शन पूछे तो क्या कीजिएगा, ये है डायरेक्शन, इसको मान लीजिए अल्फा, तो क्या कीजिएगा यहां से tan अल्फा निकालिएगा, और tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। देखिएगा तो tan अल्फा बराबर y कंपोनेंट कौन वाला है, ये वाला है, दिख रहा है आपको, कितना है 1 है, वेरी गुड, 1 डिवाइड बाई x कंपोनेंट कितना है 2 है, तो 1 डिवाइड बाई 2, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। इतना सब कुछ नहीं पूछा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां देखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, 2i कैप प्लस j कैप। ये जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, b वेक्टर 3j कैप माइनस k कैप, एंड c वेक्टर 6i कैप माइनस 2k कैप। वैल्यू ऑफ a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर वुड बी। ऑप्शन दिया हुआ, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है इस चीज को देखिएगा, सॉल्यूशन बना रहे हैं हम। तो a वेक्टर दिया हुआ है, a वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप, ओके। b वेक्टर आपका दिया हुआ है 3j कैप माइनस k कैप, 3j कैप माइनस k कैप। और c वेक्टर दिया हुआ है, c वेक्टर दिया हुआ है आपका 6j कैप माइनस 2k कैप, 6j कैप माइनस 6j कैप, सॉरी i कैप है, 6i कैप, 6i कैप है माइनस 2k कैप।
और आपको बोला है निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला है ना, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और आगे है प्लस 3c वेक्टर, ये निकालना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना होता है जानते हैं, आई को आई के साथ ऐड करना है, के जे को जे के साथ ऐड करना और के को के के साथ ऐड करना, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहां पे आई है, 2i है, यहां पे आई है ही नहीं, यहां पे फिर से आई है, तो 6i और 2i कितना हो गया। हाँ बोले सर जोड़ दीजिएगा, अरे देखो ध्यान से क्या करना बोला है, ऑपरेशंस पे ध्यान देना है। ए लिखने के लिए बोला है तेरे को, तो ए लिख तो यहां से ना 2i कैप प्लस जे कैप, ओके, माइनस ट्वाइस ऑफ बी कैप, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या है 3j कैप माइनस के कैप, अब प्लस थ्राइस ऑफ सी वेक्टर, सी वेक्टर है आपका 6i कैप माइनस 2k कैप, सिंपल। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि i को i के साथ ऐड कीजिएगा, j को j के साथ और k को k के साथ, तो उससे पहले इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर लीजिए। 3 2 6 j कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप प्लस 18i कैप माइनस 6k कैप। अब देखिएगा, आइसोलेट कीजिए, सबको आइसोलेट कीजिए, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। यहाँ पे 2i कैप दिख रहा है और कहीं पे i कैप दिख रहा है, यस यहाँ पे i कैप दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20i कैप। अब आप क्या कीजिए, j को आइसोलेट कीजिएगा, अलग कीजिए, यहाँ पे j कैप दिख रहा है, यहाँ पे j कैप दिख रहा है और कहीं पे नहीं दिख रहा है। देखिएगा प्लस j कैप है, माइनस 6j कैप है, तो क्या हो जाएगा माइनस 5j कैप, j हो गया। अब k को आइसोलेट कीजिए, यहाँ पे k कैप दिख रहा है 2k कैप और यहाँ माइनस 6k कैप, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4k कैप। तो ये तो आंसर होने वाला है, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। बहुत आसान सवाल था, इसमें कोई टफ नहीं है। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको फ्लैश हो जाएगा और थोड़ा देर में क्वेश्चन जो है हट जाएगा, इसलिए बेटर है कि आप अगर क्वेश्चन को बना रहे हैं तो क्वेश्चन को लिख लीजिए एक बार, ठीक है। तो देखिएगा बोल रहा है अ वेक्टर ए वेक्टर इज टर्न्ड विदाउट अ चेंज इन इट्स लेंथ थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए वेक्टर का मोड एंड डेल्टा ए आर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है ना, एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर है जो कि क्या है ए वेक्टर है, बोला ये टर्न कर रहा है, ये टर्न कर रहा है, एक स्मॉल एंगल टर्न कर रहा है, ठीक है। चलिए यहां से यहां टर्न कर दिया मान लेते हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ, मतलब इसका जितना मैग्नीट्यूड है इसका भी उतना ही मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, मान लीजिए ये वेक्टर का नाम हम दे देते हैं ओ ए। देखिए ध्यान से, ये वेक्टर क्या है ओ ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना मान लेते हैं ए मान लेते हैं। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार। इसका जो लेंथ होगा इसका भी वही लेंथ होगा, ठीक है। तो चलो इसका भी लेंथ हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, लेकिन ए पॉइंट उठ करके कहां चला गया है बी पॉइंट में चला गया। कितना एंगल टर्न करता है, बोलता है एक छोटा सा एंगल, नाम दिया है डी थीटा, टर्न करता है। यहां तक ठीक है, जो क्वेश्चंस बताया हमने अभी तक वो काम किया। अब बोल रहा है इसमें कि आप वैल्यू निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए वेक्टर का मोड। तो पहले डेल्टा ए वेक्टर निकालिए। डेल्टा ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर। क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर। तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। पहले आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप देखें ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, तो ये ओ ए वेक्टर जो है एक वेक्टर था जिसे ए वेक्टर कह रहे थे, उसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए और इसका भी मैग्नीट्यूड बता दीजिए। सर इसका लेंथ ही तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका भी लेंथ कितना है ए है और इसका भी लेंथ क्या है ए है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगर आप देखें यहां पर इसको अगर एक ट्राइंगल बनाया जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये ओ ए है, ओ बी है। अगर आप यहां पर ये दो पॉइंट्स को मिला दें तो क्या आपने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा है? दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। ये मान लीजिए एक पोजीशन वेक्टर है और ये मान लीजिए एक पोजीशन वेक्टर है, और ये दोनों के बीच का अगर हम रिलेशन निकालने जाए तो वो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे आप क्या कहेंगे, अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा ए वेक्टर, जिसे आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
और इसी का मोड निकालना है बोल रहा है। तो ये डेल्टा ए वेक्टर क्या होगा, डेल्टा ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। अरे डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वी नो इट। लेकिन आपको ये नहीं निकालने बोला है, आपको इसका मोड निकालने बोला है। तो बच्चा इसमें भी मोड लगा देना, इसमें भी मोड लगा देना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसका मोड क्या है, OA का तो A है, इसका OB का भी क्या है, A है। तो आंसर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। डेल्टा ए वेक्टर का मोड क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? बट हियर द क्वेश्चन इज नॉट फिनिश्ड येट। एक सवाल और बोला है, आपको बोला है डेल्टा ए निकालने के लिए। ये क्या है, डेल्टा ए वेक्टर का मोड है और ओनली डेल्टा ए निकालने के लिए बोल रहा है। सो व्हाट इज डेल्टा ए? तो सुनिएगा ध्यान से, हमने यहां पे बोला कि ये एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना? अगर इसका मैग्नीट्यूड तुम लिखना चाहो तो डेल्टा ए लिख सकते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिंपल, वेक्टर का साइन हटा देंगे। और अगर डेल्टा ए लिखना चाहोगे तो तुम कैसे निकालोगे ना, डेल्टा ए निकालना चाहोगे तुम कैसे निकालोगे? तो आप देखिए ध्यान से, यहां पे ये बोला गया, ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, आपने लिखा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर इसको इस तरह से टर्न किया जाए तो ये एक आर्क के जैसा आएगा। यस और नो? क्या आएगा? ये एक आर्क के जैसा, एक सर्कल का क्या हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा। तो आपने ट्रिगोनोमेट्री में इतना थोड़ा बहुत तो बेसिक मैथ्स में पढ़ा है कि अगर हमें आर्क निकालना है, आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होता है नर, बताइए जरा, आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। यस और नो? तो आर्क लेंथ है नहीं ये, अरे स्ट्रेट नहीं है ये, आपको दिख रहा है, आपको बताने के लिए हमने ऐसे बताया, स्ट्रेट नहीं है ये। क्या एक्चुअली में, ये आर्क है। अगर ये आर्क है तो आर्क इक्वल टू क्या होता है ना, रेडियस, दोनों में से किसी को भी एक ले लीजिए, ए ले लीजिए रेडियस, और एंगल कितना दिख रहा है, डी थीटा दिख रहा है। दिस विल बी योर आंसर, सीधा सीधी। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, दिस इज कर्व्ड वन। सो दिस इज आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। तो आंसर इसका क्या होगा, ए इंटू डी थीटा। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ए डी थीटा एंड 0। बोले क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m with speed of v meter per second strikes a wall at an angle theta and rebounds at the same speed and same angle। बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है, देखिएगा ड्राइंग ऑलरेडी आपको गिवन है, आप देख पा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक मास है जो v1 वेलोसिटी से आ रहा है, यहां बोला v वेलोसिटी, ठीक है, तो मतलब v1 का वैल्यू कितना है, v। यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, कितना एंगल से स्ट्राइक किया है, थीटा एंगल से, और रीबाउंड फिर से वापस जा रहा है कितना एंगल से, थीटा एंगल से, सेम एंगल से, और वेलोसिटी भी दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब v1 इक्वल टू v2 है, और वो किसके बराबर है, v के बराबर है। यहां बोला है v वेलोसिटी, हमने यहां लिखा है बस कि आ रहा है v1 से, जा रहा है v2 से, और दोनों सेम है। ड्राइंग में जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमने ड्रॉ किया था। आपसे सवाल में बोला है यहां पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो पहले मोमेंटम का बात कर लो, फिर चेंज इन मोमेंटम का बात करेंगे हम। समझ में आ रहा है? व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। क्लियर है कि नहीं? तो जब ये ऑब्जेक्ट आ रहा है उस वक्त एक मोमेंटम है, जब ये जा रहा है उस वक्त एक मोमेंटम है। यस और नो? चलिए इस चीज को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, ये जब आ रहा है इस वक्त इसके पास एक मोमेंटम है, लेट दिस बी P1। मोमेंटम को सिंबल होता है P, क्या होता है, P। जब ये जा रहा है तो इसका मोमेंटम क्या है, मान लेते हैं P2। बोले सर दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों का मास सेम है, तो मोमेंटम दोनों का सेम हो जाएगा। ये बचपन में कहते थे। अरे जो पार्टिकल आ रहा है वही पार्टिकल जा रहा है, ऑब्वियसली जितना वेलोसिटी से आ रहा है उतना ही वेलोसिटी से जा रहा है। तो क्या सोचोगे, m इंटू भी, सर इसका भी m इंटू भी, उसका भी m इंटू भी। तो मोमेंटम का डिफरेंस पूछा है, चेंज इन मोमेंटम, तो 0 कर दीजिए सर। अरे वो चीज होता था जब स्ट्रेट लाइन का कहानी होता था, यहां स्ट्रेट लाइन में चल ही नहीं रहा है, डायरेक्शन का केस है यहां पे, तो 0 तो नहीं होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में चलता ना बच्चा, जिस लाइन से आया था उसी लाइन में टकरा के वापस जाता, तब हम 0 कह सकते थे, तब भी 0 नहीं होता, बाउंस बैक होता तो ऐड हो जाता है। बाकी बहुत डिटेल में हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां पे वेक्टर सीख रहे हैं, और यहां देखिएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का अप्लाई कैसे करेंगे हम। देखिए ध्यान से,
तो देखिएगा ध्यान से, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद नहीं है तो हम बता रहे हैं आपको। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटीज वेक्टर होते हैं, मोमेंटम्स भी क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो आपको दिखेगा ये क्या है आपका ना, मोमेंटम P1। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर्स को, आपको पता है पैरेलल शिफ्टिंग इज पॉसिबल। तो हम थोड़ा सा आगे कर लिए बस इस चीज, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिख रहा है ये एंगल कितना है, थीटा है, ये भी एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है सर। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दैट इज ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब एक काम कीजिए, इस P1 को दो हिस्सा में बांट दीजिए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाए हैं, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो आप यहां क्या लिखेंगे, P1 कॉस थीटा। और जिधर थीटा नहीं है उधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, दैट इज P1 साइन थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। नाउ सी दिस वेक्टर, इसको भी दो भाग में बांटिए, एक इधर और एक इधर। इधर क्या हो जाएगा, देखिए इधर थीटा है तो क्या हो जाएगा, इधर P2 को बांट रहे हैं तो P2 cos थीटा एंड दिस विल बी P2 sin थीटा। कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए, तो यहां P1 क्या है, P1 वेक्टर है ये, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। क्या लिख रहे हैं यहां, मैग्नीट्यूड ऑफ P1। यहां पे P2 लिखा हुआ है तो P2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ P2। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा। अब क्वेश्चन हटा दिया गया है, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। हम अगर बात करें P1 कितना है और P2 कितना है, सर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसका भी क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। मतलब सर P1 लिख रहा है तो M1 V1 लिखिए, P2 लिख रहा है तो M2 V2 लिखिए। और बाय द वे आपको पता है और V1 और V2 दोनों सेम है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं MV दोनों का ही क्या है, MV। बोलो समझ में आ रहा है, V1 और V2 दोनों सेम है बोला है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ध्यान लीजिएगा, एक वेक्टर आपको दिख रहा है नीचे की तरफ और एक वेक्टर दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ। तो P1 का वैल्यू क्या है, P1 का वैल्यू MV है, P2 का भी वैल्यू क्या है, MV है। देखिए इसका मतलब ये क्या है, MV cos थीटा, ये भी क्या है, MV cos थीटा। अबे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देगा, वेक्टर है, समझ में आ रहा है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों अगर सेम होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो इसका रोल खत्म हो चुका है, तो बचा क्या, बचा आपके पास ये दो मोमेंटम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मोमेंटम ये दो बचा है। बाकी आप चाहो तो अभी डिटेल में लिख सकते हो, एक बार लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, इसको लिखते हैं, P1 वेक्टर कितना होगा। आप बोलेंगे सर P1 वेक्टर क्या होगा ना, एक इधर कंपोनेंट है, एक इधर कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट क्या है P1 का, तो P1 साइन थीटा। P1 को हम लिख रहे हैं MV साइन थीटा। किधर है सर, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में क्या है, P1 cos थीटा। तो P1 को हम क्या लिख रहे हैं, MV cos थीटा। किधर है सर, जे कैप, गलत लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, किधर है बच्चा, वाई एक्सिस, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब माइनस जे कैप होगा, तो यहां नहीं लिख करके यहां लिख दे रहे हैं माइनस जे कैप। बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। उसी अब इसको हमने दो भाग में रिजॉल्व किया, तो इसको भी लिखिए, P2 वेक्टर को लिखिए, P2 वेक्टर को लिखिए। P2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ना सर, MV, देखिएगा यहाँ पे कौन सा वाला, एक्स वाला पहले लिखिए, P2 साइन थीटा, तो MV साइन थीटा आई कैप, ठीक है। और इधर क्या है, P2 cos थीटा प्लस P2 के जगह MV लिख दिए, cos थीटा, किधर है, जे कैप। अरे पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ ही है तो जे कैप ही होगा, तो प्लस ही होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत, समझ में आ गया है। आपको क्या बोला है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो हम लिखेंगे अब क्या ना, चेंज इन मोमेंटम। तो मतलब क्या है, डेल्टा पी निकालना है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम देखिएगा MV साइन थीटा आई कैप प्लस MV कॉस थीटा जे कैप। लिखें क्या, अरे लिख के क्या करेगा, देखो यार माइनस कर लो यहीं से। यहां दिख रहा है MV cos थीटा जे कैप माइनस में है, यहाँ MV cos थीटा जे कैप प्लस में है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बचेगा क्या, ये बचेगा MV साइन थीटा आई कैप प्लस MV साइन थीटा आई कैप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2MV साइन थीटा आई कैप होने वाला है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये चेंज इन मोमेंटम है विथ वेक्टर साइन, विथ वेक्टर साइन, माइनस है। चलिए एक बार चेक करते हैं, चेक करते हैं, पूरा लिखते हैं, कोई बात नहीं, एक बार चेक करते हैं।
P2, देखिएगा ध्यान से, P2 का बात कर रहे हैं तो लिखते हैं एम भी साइन थीटा, हाँ गड़बड़ हो रहा था लगता है, आई कैप प्लस एम भी कॉस थीटा, हाँ भाई गड़बड़ था, माइनस है, देखिएगा ध्यान से, फिर माइनस करेंगे, किसके साथ माइनस करना, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम भी साइन थीटा आई कैप, और माइनस है यहाँ पे एम भी कॉस थीटा जे कैप। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या सोचा जानते हैं कि यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस होता ना ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, बीच में क्या है, माइनस है। तो ध्यान दीजिएगा अब क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से क्या क्या कैंसिल होगा, एम भी साइन थीटा आई कैप यहाँ दिख रहा प्लस में, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल होगा, साइन थीटा वाला कैंसिल होगा, कॉस थीटा बच जाएगा, मतलब क्या बच रहा है देखिएगा ध्यान से, एम भी कॉस थीटा जे कैप, और यहाँ माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा 2m भी कॉस थीटा जे कैप, ये बच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है? अब चेक करना होगा ऑप्शन को, 2m भी कॉस थीटा, बोलिए सॉरी, बोलिए क्लियर है, क्लियर है? लेकिन देखिए यहां पे हमने क्या बात किया था, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये थीटा था क्वेश्चन में, यस थीटा था क्वेश्चन में, अगर ये थीटा था तो इधर क्या होता है P1 कॉस थीटा, इधर क्या हो जाता, इधर क्या हो जाता P1 साइन थीटा, ऑब्वियसली ठीक है, P2 दिख रहा है, इधर P2 साइन थीटा होता, क्योंकि थीटा नहीं यहां थीटा है, तो P2 कॉस थीटा, और ये दोनों कैंसिल हो जाता, बचता क्या, ये दोनों बचता, तो दोनों को जोड़ते तो क्या होता है 2m भी साइन थीटा आता, और वहां क्या आ रहा है 2m भी कॉस थीटा आ रहा है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, क्या आंसर इस हिसाब से अगर डायरेक्ट देखें दोनों को जोड़े तो क्या आना चाहिए 2m भी साइन थीटा, और वो भी किधर आ रहा है, आई कैप के तरफ, और यहां पे आंसर क्या आ रहा है 2m भी कॉस थीटा। तो अब इस बात को समझने का आप प्रयास कीजिए कि जो हम यहां डिस्कशन कर रहे हैं ना कि m भी साइन थीटा प्लस m भी साइन थीटा क्या हो जाएगा 2m भी साइन थीटा, वो भी आई के तरफ, ये तब होगा जब हम P1 और P2 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे P1 और P2 को ऐड करेंगे। सवाल में क्या बोला गया है, डिफरेंस निकालने के लिए। आप थोड़ा देर पहले ये बात नोटिस किए होंगे, हम यहां पे लिखे थे, जो आंसर आपको अभी दिख रहा है ना 2m भी cos थीटा, हम अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे 2m भी sin थीटा, किस वजह से आया था, हम यहां सोच लिए थे प्लस है, अगर यहां प्लस होता तो ये और ये कैंसिल होता और ये दोनों ऐड करके आंसर आता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये आंसर तब होगा दोनों को ऐड करके जब हम दोनों वेक्टर्स को यहां पे ऐड करेंगे, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। यहां तो माइनस कर रहे हैं, समझो ना, दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, बट दिस माइनस दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस माइनस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पे 2 है मान लीजिए, और यहां पे भी 2 है, क्लियर है कि नहीं, एक प्लस 2 है और एक माइनस 2 है, समझ में आ रहा है? तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 इज प्लस 4, ये प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो आपको सवाल के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम बोला था, बिल्कुल ये होगा, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोले, हमने डायरेक्शन विद डायरेक्शन बताया, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बोले तो ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा, खाली ये वाला वैल्यू दिखेगा। आपको मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन नहीं देखना, तो खाली मैग्नीट्यूड तो लिख दो, क्या हो जाएगा बाबू 2m भी cos थीटा, और डायरेक्शन पूछे तो किधर है, जे कैप के तरफ है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। If a particle moves 5 meter in plus x direction, the displacement of the particle will be, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक पार्टिकल मूव कर रहा 5 मीटर 5 मीटर किधर ना, प्लस एक्स डायरेक्शन में, ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, कितना चल रहा है, यहां से चलना शुरू कर रहा है 5 मीटर चल रहा है, ठीक है। क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। भाई साहब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, 9th में भी पढ़े हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल टू 5, ये तो हो गया क्या मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, एक्स का डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, आई कैप लगाते हैं। क्लियर है कि नहीं? आंसर हो गया, चेक कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3,2,5, देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी। अरे पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, हमने पढ़ाया है आपको, याद रखिएगा। ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट है, लेकिन एक्स वाई जेड प्लेन में है, सॉरी एक्स वाई जेड प्लेन तो हो नहीं सकता है। आपको यहां दिख रहा है एक्स एंड वाई, लेकिन एक जेड जो है आपको नहीं दिख रहा, जो कि बोर्ड के बाहर के तरफ है, समझ में आ रहा? एंड दिस पॉइंट इज इन द स्पेस
और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, बोलिएगा जरा, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3,2,5, 3,2,5 ये दिया हुआ है। अरे पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला देना होता है, यही होता है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 जहां दिख रहा है उसके साथ आई कैप, प्लस 2 जहां दिख रहा है 2 के साथ जे कैप, और 5 के साथ के कैप। बस यही है पोजीशन वेक्टर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी, और कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिएगा, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, मतलब एक्स वाई जेड, टू पॉइंट क्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है भाई, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये हम फिर कह रहे हैं क्या है, एक्स वाई जेड है, यहां पे एक्स दिख रहा, वाई दिख रहा, और जेड बाहर की तरफ है। क्लियर है कि नहीं? तो एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट इज 2,3,5, 2,3,5। ओके, ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है ये, ठीक है, और यहां पे बोल रहा है एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये पार्टिकल मूव करके एक दूसरा पॉइंट पे चला जाता है जिसका नाम है Q। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4,5, 3,4,5। ओके, आपको बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो वेक्टर है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा किधर होता है, इनिशियल टू फाइनल। तो ध्यान दीजिएगा, इनिशियल P था, Q फाइनल था, तो डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, तो सबसे पहला तरीका यह है कि आपको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा पहला पॉइंट का, दिस इज R1 वेक्टर। फिर दूसरा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, दिस इज R2 वेक्टर। और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो इसको क्या लिखता है, डेल्टा R वेक्टर, जो कि किसके बराबर होता है सर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो डायरेक्ट निकाल लीजिए ना, डेल्टा R वेक्टर निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। फॉर दिस यू हैव टू यूज R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, जो दिख रहा है आपको लिखिए 3 आई कैप, यहां पे दिख रहा 4 तो +4 जे कैप +5 के कैप, ये है आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। माइनस कर देना आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर, देखिएगा क्या है ना, 2 आई कैप +3 जे कैप +5 के कैप। समझ में आ रहा है? अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आई को आई के साथ ही ऑपरेशन कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप 3 आई में से 2 आई को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, ओनली आई कैप। 4 जे से 3 जे को घटा दीजिए तो ओनली क्या बच जाएगा, जे कैप। और 5 के से 5 के को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 0। तो छोड़ दीजिए आप इस चीज को। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलिए क्लियर है? आई कैप प्लस जे कैप। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है, करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with vertical, its vertical component B। देखिए ध्यान से, एक फोर्स लग रहा है कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए लेट दिस बी द फोर्स वेक्टर। इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो कह रहा है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसके साथ ये क्या कर रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ओके, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट भाई साहब आपको दिख रहा है वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इधर एफ है, इधर क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा होता है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोलिएगा एफ कॉस थीटा। यहां एफ वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। यहाँ पे वेक्टर क्या है, यहाँ पे फोर्स है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन है, तो 5 लिखेंगे, और कॉस थीटा की जगह में कॉस 60 डिग्री लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब आगे cos 1/2 का वैल्यू बैठा दीजिए, cos 60 डिग्री का वैल्यू बैठा दीजिए, 1/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/2 इज योर आंसर। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ए वेक्टर दिया हुआ है 3 आई कैप
प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू, बी लिखा हुआ लेकिन आप वेक्टर समझिएगा, है ना, वहां पे थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है। बी वेक्टर इक्वल टू क्या है ना, 7i कैप प्लस 24j कैप प्लस 24j कैप। ठीक, बोला है द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए इज, इनमें से ऑप्शन दिया हुआ कि कौन सा वेक्टर ऐसा है इनमें से एबीसीडी में से जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना ही होगा, और डायरेक्शन बच्चा पैरेलल टू ए बोला है, पैरेलल टू वेक्टर ए, पैरेलल टू वेक्टर ए क्या होगा, इसका मतलब ए का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो सेम होगा जो भी वेक्टर होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, यहां से आ गया आपका 49, और यहां से कितना आ जाएगा, 4 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 चौक 16, सॉरी हाँ 4 चौक 16, 16 सॉरी 76 में 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17 7, 17 में 1 2 दूनी 4 1 5, 576, और इसको 625 हो जा रहा है, और आंसर कितना आ रहा है 25। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 25। ओके, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो आंसर आएगा, जो ऑप्शन में है आपका, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आना चाहिए, 25 होना। लेकिन डायरेक्शन किसका होना चाहिए, ए का डायरेक्शन होना चाहिए, और डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या होता है सर, यूनिट वेक्टर होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो एक काम करो, ए का यूनिट वेक्टर निकाल दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल दो, डायरेक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको हम यूनिट वेक्टर को ए कैप कह दे रहे हैं। ए कैप इक्वल टू क्या हो जाता है ना, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। याद रखिएगा ना, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर आपको दिख रहा है, ए वेक्टर क्या है सर, 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ना सर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ जा रहा है यहां से 25, क्या निकलेगा 5 निकल जाएगा। तो 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो बच्चा देखिए ध्यान से, यूनिट वेक्टर निकाल दिए हैं ए के डायरेक्शन में, तो जो ए का डायरेक्शन होगा वही जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो होगा। क्लियर है? और जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अरे एक वेक्टर को दो चीज चाहिए ना, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मिल रहा है यहां से, डायरेक्शन मिल रहा है यहां से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम लिखने जा रहे हैं द रिक्वायर्ड वेक्टर, यहां पे लिखते हैं द रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कितना 25, और डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 15i कैप प्लस 20j कैप। अब आप आंसर देख लीजिए, ये आंसर होना चाहिए 15i कैप, डी इज योर करेक्ट आंसर, 15i कैप प्लस 20j कैप। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विथ x, y and z axis. Value of its components in terms of magnitude of A will be, जो भी है, ठीक। एक वेक्टर है A, ध्यान से समझिएगा, स्पेस कोऑर्डिनेट समझना पड़ेगा आपको, वैसे बता चुके हैं बहुत डिटेल में कि एक पॉइंट है स्पेस में, यहां पर ये हमने बना दिया तो आपको लगेगा कि यहीं पर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहां है, स्पेस में है, समझ में आना चाहिए। ये कहां पर है, पॉइंट स्पेस में। क्लियर है? ये देखिए पॉइंट, और ये जो है ये वेक्टर हम बना रहे हैं, ए वेक्टर। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाता है, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा। क्लियर है कि नहीं? हमने रिलेशन पढ़ा था इसमें ना, क्या होता है ना सर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1, ऑलवेज 1। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे बोल रहे हैं, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या होगा,
जरा बता सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप चाहो तो, क्या लिख सकते हैं सर? अल्फा का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा ना सर, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये होगा। ठीक, लेकिन सवाल में यहां बोला है बच्चा कि सारे एंगल्स इक्वल हैं, वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड। फिर अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा इक्वल टू है बीटा का, बीटा इक्वल टू है गामा का। क्लियर है कि नहीं? तो एक काम कीजिए, यहां पर अप्लाई कीजिए इस चीज। तो अगर हम यहां पर अप्लाई करें इस चीज को तो यहां लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां पे कॉस स्क्वायर बीटा की जगह फिर से कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा यहां पे 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। सो आप बोल सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√3। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक, अब बताइए, अब इसको क्या बोला है यहां पे लिखने के लिए, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, लेकिन यहां ब्रैकेट में लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। डायरेक्शन के साथ आपको लिखना नहीं है, डायरेक्शन के साथ ये लिखा हुआ है, डायरेक्शन के साथ लिखना नहीं है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो एक काम कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको मानना पड़ेगा कोई चीज, क्या मान लेते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? ए है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको कंपोनेंट लिखना है, क्या लिखना है? वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स सर? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तीनों सेम होगा, और तीनों सेम होगा कंपोनेंट्स लिखते हैं, कंपोनेंट्स। तो तीनों कंपोनेंट क्या होंगे? सेम होंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए थ्रू एक्स एक्सिस, तो ए एक्स लिख देते हैं, वाई एक्सिस ए वाई लिख देते हैं, और जेड एक्सिस ए जेड लिख देते हैं। बोला तीनों सेम है। क्या है? तीनों सेम है भाई। अगर तीनों सेम है तो इन तीनों का कंपोनेंट्स क्या होगा? इसके लिए तो असल में क्या लिखते हैं हम ना, ए कॉस अल्फा लिखते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं? ए कॉस बीटा लिखते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं? ए कॉस गामा लिखते हैं। बोल रहे हैं लेकिन तीनों सेम है, अल्फा बीटा और गामा आपस में तीनों सेम है, तो इस चीज को लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। आप सीधा सीधे क्या लिखेंगे? ए का ए लिख दिया, यहां भी ए दिख रहा है, यहां भी ए दिख रहा है, यहां भी ए दिख रहा है, ए लिख दिया। कॉस अल्फा का जो वैल्यू होगा कॉस बीटा का भी वही वैल्यू होगा, कॉस गामा का भी वही वैल्यू होगा। हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है? 1/√3। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? a/√3। दिस इज योर आंसर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। लिख लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू क्या बोले थे? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ओके, द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, मैंने डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। समझ में आ रहा है? देखो ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं क्या है इस वेक्टर का? इस वेक्टर का ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है। तो आप यहां लिख सकते हैं ए एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2। ए वाई का क्या वैल्यू दिया हुआ है? सॉरी, ए एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2। ए वाई का वैल्यू दिया हुआ है 4, और ए जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -5। आपको कोसाइन निकालना है। तो कोसाइन निकालने का तरीका आपको समझाया गया था, याद कीजिएगा। कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है ना सर? ए एक्स डिवाइड बाय जो वेक्टर है उसका मोड। क्लियर है कि नहीं? अब इसका मोड का जरूरत है तो एक काम कीजिए, पहले इसी चीज को निकाल लीजिए आप। चलिए इसको निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। यहां से आ जा रहा है आपका 4 प्लस 16 प्लस 25, तो यहां से आ जा रहा है 16 प्लस 4 दैट इज 20, 45, यहां से √45 आ जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो अब कोसाइन निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन एक्स कंपोनेंट के लिए, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए एक्स कितना है? ए एक्स है आपका 2 डिवाइड बाय √45। फिर से डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस के लिए क्या होता है? कॉस बीटा लिखेंगे हम, यहां पे क्या लिखेंगे? ए वाई बाय ए वेक्टर। ए वाई देख लीजिए क्या है? 4 है, 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? √45। और जेड एक्सिस के लिए कोसाइन क्या हो जाएगा आपका? कॉस गामा दैट इज ए जेड अपॉन
ए वेक्टर का मोड क्या हो जाएगा, ए जेड का वैल्यू है -5 डिवाइड बाय √45। चेक कर लीजिएगा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर I cap minus 3j cap plus 2k cap and 3I cap plus 6j cap minus 7k cap so that the resultant vector, जो resultant vector होगा वो क्या होगा, सुनो ध्यान से। So the resultant vector is a unit vector along the y axis. Resultant vector along y एक्सिस। तो इधर यूनिट वेक्टर क्या होता है, अरे इधर यूनिट वेक्टर क्या होता है यार, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस जे कैप। क्लियर है? तो बोल रहा है कि दो वेक्टर्स आपको दिख रहा है यहां पे, द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर दिस एंड दिस, क्या हम इन दो वेक्टर्स में ऐड करें कि ये मिल जाए। तो एक काम करो, इससे दोनों को घटा दो, तो जो इस उनमें ऐड करना है वो मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोल रहा है दो वेक्टर दिया हुआ है, उन दो वेक्टर में क्या ऐड करें कि ये आ जाए। घुमा के लिखा है कि एक ऐसा वेक्टर आएगा जो अलोंग क्या होगा, वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है, जे कैप होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो बोल रहा उसमें क्या ऐड करें कि ये आए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोला जा रहा है आपसे 50 में क्या ऐड करें कि 100 आए। तो क्या कीजिएगा, 100 में से 50 को माइनस कर नहीं देंगे, सवाल तो यही है। तो आप एक काम करें, इस वेक्टर से बाकी दो वेक्टर को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए समझ में आ रहे हैं? चलिए घटाते हैं। सो क्या लिखेंगे यहां पे, सो द रिक्वायर्ड वेक्टर, so the required vector is equal to, अरे इसी से घटा दो, समझा, आंसर आ जाएगा। माइनस कर दो तुम, तो माइनस कर दो। पहला क्या वेक्टर दिया है, देखो पहला वेक्टर तुम्हारा दिया है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसको घटा दी और इसको भी घटाओ, जो एक और वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। दोनों को घटा दो जैसे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? देखो ध्यान से, तो यहां पे j कैप है, ओके, माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 7k कैप। अब आपको पता है ऑपरेशंस सेम यूनिट वेक्टर्स के साथ होता है। तो यहाँ पे i को पहले आइसोलेट करेंगे, यहाँ i दिख रहा है हमको, यहाँ पे i दिख रहा है हमको, तो माइनस i कैप माइनस 3i कैप कितना हो गया यहाँ पे, माइनस 4i कैप। अब j को आइसोलेट कीजिएगा, यहाँ j दिख रहा है, यहाँ j दिख रहा है, एनीवेयर यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ j कैप है, यहाँ 3j कैप है, तो हो गया 4j कैप, और माइनस 6j कैप है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2j कैप। अब आप काम कीजिए, यही सेम काम k के साथ कीजिए, यहाँ पे k दिख रहा है, यहाँ पे k दिख रहा है, तो माइनस 2k कैप और प्लस 7k कैप, तो यहाँ से हो गया प्लस 5k कैप। मतलब समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि इसके साथ हमें कितना घटाना पड़ेगा, इतना घटाना पड़ेगा। गलत क्वेश्चन, सॉरी, ये जो वेक्टर दिया हुआ था, दो वेक्टर दिया हुआ था ना, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इन दो वेक्टर्स में से हमें इतना घटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। बस बात खत्म। क्लियर है कि नहीं है? घुमा के सवाल को पूछा है इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है और आगे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये दो टाइप के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम दो अलग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे दोनों के लिए और दोनों के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर उस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सीक्वेंस वाइज बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। थैंक यू सो मच।